नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं माही श्रीवास्तव आप सभी का संवाद भारती साहित्य में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ऑलरेडी टोटो में ई रिक्शा में कहीं जा रहे हैं। बहुत सारे दचके लग रहे हैं, लेकिन ये दचके खाते खाते ही हम जा रहे हैं आपको मिलाने के लिए जबलपुर की एक सुप्रसिद्ध लेखिका आदरणीय निर्मला तिवारी निर्मल जी से। और हमारे साथ हैं संवाद भारती से प्रतिमा अखिलेश जी, जो स्वयं एक बहुत अच्छी कवियत्री हैं, जो आज आदरणीय निर्मला तिवारी निर्मल जी का साक्षात्कार लेंगी। तो चलिए हम इनका साक्षात्कार सुनते हैं। नमस्कार। साहित्य मात्र शब्दों का संयोजन नहीं, संवेदनाओं का संस्कार भी है। और जब कोई साधक अपना जीवन शब्दों की तपश्चर्या में समर्पित कर दे, तो उसकी लेखनी समाज की धरोहर हो जाती है। और कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति नहीं, सृजन धर्मिता बहुत अनिवार्य हो जाती है और बहुत उससे हमें प्रसन्नता होती है उनके सृजनशीलता से। एक तरह से वो अपनी सृजनशीलता से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते। तो ऐसे ही एक सुप्रसिद्ध कवित्री हमारे जबलपुर की सृजनशील आदरणीय निर्मला तिवारी निर्मल जी हमारे साथ बैठी हुई हैं। इन्हें कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार मिले हुए हैं और इनके बहुत सारी किताबें आई हुई हैं। और इन्होंने कविता, कहानी और निर्मला जी कविता, कहानी, गीत बहुत अच्छी लिखती हैं। तो गीत, इन सब विधाओं में बहुत सहज और सरल अभिव्यक्ति दी है। तो हम अपनी पूरी ऊर्जा और ऊष्मा के साथ उनका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। ऊर्जा और ऊष्मा इसलिए कि हम लोग सब बहुत पहले से आदरणीय निर्मला जी को सुनते आ रहे हैं और हमारा पूरा साहित्य परिवार निर्मला जी को बुआ जी कहकर संबोधित करता है। तो बुआ जी, आपका संवाद भारती साहित्य में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपसे एक छोटा सा साक्षात्कार लूंगी और कुछ आपसे जुड़े हुए प्रश्न मैं पूछूंगी। धन्यवाद प्रतिमा जी, आपके सधे हुए और सुंदर शब्दों के लिए जी और जी इतना सम्मान प्रदान करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बुआ जी, आपसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि आपकी साहित्यिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई और वो कौन सा क्षण था जब आपने कलम उठाई और लिखना आरंभ किया? प्रतिमा, साहित्यिक यात्रा किसी एक दिन या तिथि में निर्धारित नहीं होती। जी बिल्कुल। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है जो शायद बचपन से ही अपने रक्त में शामिल हो जाती है। हमारे घर का बचपन का माहौल ऐसा रहा कि हमारी माँ खाना बनाते समय, काम करते समय जो गीत और भजन गाया करती थी। जब हम बड़े हुए, कॉलेज में आए, तब हमने समझ में आया कि अरे ये साधारण गीत नहीं है, ये कोई सूर का भजन है, कोई तुलसी का है, कोई कबीर का है। पिताजी बात बात में कोटेशन देते थे, हर बात में दोहे चौपाइयां बोलते थे। बाद में पता चला कि ये तो कोई रहीम का दोहा है, तो कोई कबीर का है, तब समझ में आया। तो बीज तो उसी समय पड़ चुका था। बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर रुचि साहित्य में थी। तो होता ये था कि जब हमारे माता पिता कहीं बाहर जाते थे तो हम लोगों को जेब खर्च के लिए पैसे दे जाते थे। अच्छा। तो हमारे बहन भाई जो होते थे, दूसरे बड़े बहन भाई, वो अपने लिए खिलौने और मिठाई खरीदते थे। अच्छा। हम उन पैसों से किताबें खरीदते थे। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। किताबों के प्रति हमारी रुचि बचपन से ही जी रही। जी। और लिखना कब प्रारंभ किया ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि जहां तक याद आता है, जब हम 8वीं में पढ़ते थे तब हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता कहीं हुई होगी, क्या लिखा था वो याद नहीं है, लेकिन एक निबंध हमने लिखा था। और उस निबंध पर हमें एक प्रथम पुरस्कार के रूप में एक पुस्तक मिली थी। अच्छा। उस पुस्तक का नाम अभी भी याद है, उसका नाम था क्षुधित पाषाण, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई थी। जी। तो समझ लीजिए कि यात्रा वहीं से शुरू हुई। तो देखिए कितना अच्छा, मतलब पारिवारिक माहौल हमको साहित्य लेखन में छोटा सा अंकुर बीज डालता है और हम इतने अच्छे आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग सब आपको पढ़ते आए हैं, आपकी इतनी सारी विधाओं में किताबें आई हैं और आपने गीत, कविता, कहानी तीनों विधाओं में सृजन किया है। तो आपकी आत्मा का आत्म स्वर किस विधा में मुखर है? मतलब आपकी बहुत पसंदीदा विधा कौन सी है जो आपको लगता है कि हमको इसमें सृजन करना चाहिए? देखिए प्रतिमा जी, शुरुआत तो हमारी कहानियों से हुई। जी बिल्कुल। और हमारी पसंद की विधा कहानी ही है। जी। ईमानदारी से बता रहे हैं, कविता लिखना हम 2016 के पहले जानते ही नहीं थे। जी। हम केवल कहानियां लिखते थे, उपन्यास भी हमने नहीं लिखे। कहानियां हमारी मनपसंद विधा है और इसको हम शुरू से लिखते रहे। और आज हम जिस स्थिति पर बैठे हैं वो केवल कहानियों की बदौलत ही है। कहानियों ने हमें बहुत मान सम्मान दिलाया। और देश की शायद ही कोई पत्रिका हो जिसमें हमारी कहानी ना छपी हो। और वो समय ऐसा था जिस समय हम लिखते थे, हर कहानी के बदले में हमें पारिश्रमिक मिलता था। अच्छा।
कोई भी किसी भी पत्रिका में हम नहीं भेजते थे, जहाँ पारिश्रमिक नहीं मिलता था वहां हम नहीं भेजते नहीं भेजते थे जी। कहानियां ससम्मान प्रकाशित होती थी। नवनीत है, केवल धर्मियों को छोड़कर उस समय की जितने भी स्थापित पत्रिकाएं हैं, चाहे वो मनोरमा जी हो, जी चाहे वो साप्ताहिक हिंदुस्तान हो, पत्रिकाओं में अपनी जी। कहानियां पढ़कर हम बहुत आनंदित होते थे। क्या बात है। तो मैं हाँ। आपको बताती चलूं कि बुआ जी ने कहानी के विषय में बोला, कहानी तो उनकी बहुत अच्छी है, मैंने भी केतकी उनकी बहुत अच्छी उपन्यास है, तो वो मैंने पढ़ा है, और शब्द अभिव्यक्ति बहुत अच्छी। लेकिन आपको बता दें कि छंद में भी उतनी ही सिद्धस्त हैं बुआ जी, और गीत जो लिखती है बहुत करुण और बहुत भावनात्मक गीत लिखती हैं, और छंदबद्ध गीत लिखती हैं। तो आपको किन महाकवियों ने, गीतकारों ने, और हमारे किन दोहाकारों ने, किसने आपको बहुत ज्यादा आपके मन में जगह बनाई और आप उनसे प्रभावित हुई? ये प्रश्न तो बड़ा कठिन और बड़ा उलझाने वाला है। ये तो ऐसा हुआ कि हम इतने सारे साहित्यकारों के बीच में झगड़ा करवा देंगे अगर हम किसी एक का नाम लेंगे तो, जी क्योंकि जी जिन लोगों ने प्रभावित किया वो तो सभी एक से एक बढ़कर हैं। जी जी चाहे आप महादेवी वर्मा को ले लीजिए, चाहे वो प्रसाद को ले लीजिए, चाहे आप निराला को लीजिए, हम किसको बोले कि कौन किससे बेहतर है, किससे बेहतर है? सभी एक से एक बढ़कर बेहतर हैं। हाँ, लेकिन जो हमारी रचनाओं में करुण रस आता है जी, उसका स्रोत शायद महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा जी हैं। इसलिए हमारी हर रचनाओं में पीड़ा दिखती ही है, और जी लोग शिकायत भी करते हैं। कई लोगों ने शिकायत की कि क्यों लिखती हो गीत की जिनमें भरी हुई है केवल पीर, अपनों की तरकश से निकले तानों के तीर। तीर। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि आपके जो गीत हैं उनमें दर्द कहाँ और कैसे आया है। हम चाहते हैं कि छोटा सा आप अपना वो साझा करें हमसे। जी। लंबी होती दरख्त की स्याह छांव, वाह। अंधेरा ओढ़े जी बुझी रात रात की राख, चाय की खाली प्याली, गुमसुम टहलती अगरबत्ती की खुशबू, वाह। आंगन में पड़ी निःस्पंद कुर्सी, निस्पंद कुर्सी, निःस्पंद कुर्सी, निर्जीव कुर्सी। कहाँ कहाँ छोड़ गए तुम खुद को, जी कहाँ कहाँ छोड़ गए तुम खुद को, आंखों में आंसू, जी आंसू में झिलमिल छवि, धूमिल वीरान श्रृंगार, अधूरी अनकही, कंठ में घुटती बातें, लाइटर, खाली पड़ी एस्ट्रे, क्या बात है। अनाथ हुई मेहंदी हसन की गजलें, अनाथ हुई मेहंदी हसन की अनाथ गजलें। हुई क्या मेहंदी बात है। हसन की गजलें, राह तकती नम निगाहें, पलंग के नीचे लावारिस पड़ी स्लीपर, अरे वाह। पलंग के नीचे पड़ी लावारिस स्लीपर, कहाँ कहाँ छोड़ गए तुम खुद को, कहाँ कहाँ छोड़ गए तुम खुद क्या को। बात है। क्या बात है। कितना दर्द और इतनी करुणा और इतने धन्यवाद। अच्छे बिंब। और मैं आपको बताती चलूं कि ये कविता, ये बुआ जी के उन युवा बेटे को समर्पित है जो कोविड में हमारे बीच नहीं रहे, और यही दर्द बुआ जी के हृदय में है, और उनका यही दर्द कविताओं में और गीतों में बनकर निकलता है। तो हम सब भली भांति उनकी इस दर्द से परिचित है, और उसको सोचते हुए जब ये कविता मैंने सुनी तो सचमुच अंतर मन भीग गया। बहुत अच्छी कविता लिखी है बुआ जी आपने, बहुत बहुत बहुत। धन्यवाद, बहुत जी जी आभार जी आपका। जी। जैसा हम जानते हैं कि साहित्य में कविता जो होती है वो हृदय की अनुभूति होती है। हम अपनी अनुभूतियों से कविता लिखते हैं, कोई भी रचना रचते हैं, लेकिन आजकल एआई का जमाना आ गया है, और एआई से भी कविताएं निकल रही हैं। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या उतनी अनुभूति, उतनी संवेदना, उतनी करुणा एआई से बनी हुई कविताओं में रहेगी क्या? ये या बड़ा ही मतलब साहित्य का भविष्य कैसा है एआई के दुखद साथ? और चिंतनीय स्थिति जान पड़ती है। सोच कर ही भय लगता है कि पता नहीं कविता का और साहित्य का आगे भविष्य क्या होगा। और जिस तरह एआई में प्राण नहीं होते, जी जी ऐसे ही इन लोगों में भावनाओं की बहुत कमी होती जा रही है। तो निराश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी चिंता जरूर होती है कि पता नहीं जहाँ भावनाएं कम होंगी वहां रचना कैसे हो पाएगी, कविता कैसे निकल पाएगी। कविता तो एक भावों का भंडार होती है, जहाँ जितने भाव वहां उतनी ही रचनाएं होंगी। जी जब बिल्कुल। एआई के कारण भाव ही हृदय में नहीं होंगे तो रचना कैसे होगी। तो ये एक चिंतनीय विषय है। फिर भी हमें आशा रखनी चाहिए कि जी हो सकता है कुछ लोग दिया प्रज्वलित रखें और रचनाएं करते रहें, अच्छी करते रचनाएं रहे। आती रहें भविष्य में। जी जी बिल्कुल, क्योंकि एक रचना करने के लिए बहुत साधना करना पड़ती है,
और छंदबद्ध रचनाओं में एक सुव्यवस्थित मतलब कविता या गीत होते हैं। तो उसके लिए हमें साधना की बहुत आवश्यकता होती है, और एआई से निर्मित कविताएं या गीत जैसे है वो निर्जीव है, वैसे वो गीत और कविताएं भी निर्जीव होते हैं, क्योंकि उसमें अंदर रस नहीं होता है, मात्र शब्द रहते हैं। ठीक है बुआ जी, सही हाँ, बोला मैंने? बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। यदि आप हम सब नवोदित साहित्यकारों को कुछ शिक्षा देना चाहें या कहना चाहें, तो आप क्या कहेंगे? मतलब हमारे लिए क्या संदेश रहेगा आपका? यदि आप वास्तव में साहित्य सृजन करना चाहते हैं और साहित्य में आपकी रुचि है, तो एक ही पंक्ति है, एक ही शब्द बात है, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। मतलब अध्ययन अगर बहुत लिखना आवश्यक है तो पढ़ो, केवल पढ़े लिखे मत बनो। जी जी पढ़े लिखे तो बहुत मिलेंगे, जी लेकिन पहले पढ़ के और फिर लिखो, तभी आपके शब्दों में अभिव्यक्ति आएगी, सभी आपके शब्दों में शक्ति रहेगी, विविधता रहेगी। जो व्यक्ति जितना अधिक पढ़ेगा वो उतना अच्छा लिख सकेगा। क्या बात है। जाने अनजाने बहुत सारे शब्द हमारे मस्तिष्क के कोश में जमा होते चले जाते हैं, और जब बिल्कुल हम लिखते हैं तो वे शब्द, वही शब्द हमारी लेखनी से उतरकर कागज पर आते हैं। इसलिए मेरा केवल एक यही कहना है कि जिसको भी सृजन करना है वो पहले अच्छा पाठक बने। जो अच्छा पाठक है वही अच्छा लेखक भी हो हो सकेगा, सकता है, सही बात है। अध्ययन है ना? बहुत आवश्यक है, जब तक पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे? तो बुआ जी, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं, तो हमारे जो साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं उसमें रचना पाठ या साहित्य से अधिक स्वागत सत्कार और बहुत लंबे उद्बोधनों में ज्यादा समय चला जाता है। और मतलब एक परिचय का दौर चलता है, स्वागत सत्कार का दौर चलता है, फिर इसके बाद कविता पाठ के लिए कवियों के पास समय नहीं बचता है। और कुछ ऐसा होता है कि अपनी रचनाएं सुनाते हैं चले जाते हैं, मतलब कि एक तरह से वो साहित्यिक माहौल जो हमारे यहाँ पहले हमारे जबलपुर में हुआ करता था, कि आप लोगों ने तो वो देखा भी होगा कि जो बड़े बड़े वरिष्ठ कवि कवित्रियां लोग बैठते थे, कहाँ वो श्याम टॉकीज के उधर हाँ, या कहीं कमानिया के पास एक बैठक हुआ करती थी, या हम सब जानते हैं कि आदरणीय राजकुमार दादा के घर पर इतनी बड़ी बड़ी बैठकें होती थी, और वो जो माहौल बनता था अपनी रचना सुनने सुनाने का और जो रसानुभूति होती थी, वो आजकल कहाँ रह गया है? आजकल तो बस फटाफट पढ़ो अपनी रचना और जाओ। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? ये जो आजकल गोष्ठियां होती हैं, जी जी ये बस मालाएं पहनाइए, इसका सम्मान कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, और आगंतुकों का परिचय, बस शॉल सम्मान माला, बस यही रह गया है इन गोष्ठियों में। कार्यक्रम का जो निर्धारित समय होता है उसका 3/4 से अधिक समय ये मान सम्मान और अतिथियों के परिचय में निकल जाता है। उसके बाद जो उद्बोधन देते हैं, जो मंचासीन व्यक्ति होते हैं, वो एक बार माइक पकड़ लेते हैं तो उनको माइक से इतना मोह हो जाता है कि वो फिर माइक छोड़ना ही नहीं चाहते। जी जी जी। और और उसके कार्यक्रम बाद विलंब से भी शुरू बहुत होते विलंब हैं। से शुरू होता है, विलंब से समाप्त होता है। 6 का मतलब 7, 7:30 कुछ भी मानकर चलिए। जी बिल्कुल। इसमें हम जैसे लोग जो हमेशा से नियमित रहे, अपने आप को सुधारते सुधारते बड़ी मुश्किल में इतना सुधार पाए कि 6 बजे वाले कार्यक्रम में 6:30 7 बजे पहुंचते हैं। उसके बाद भी देखते हैं कि अभी तो मंच सज रहा है। सज रहा है। तो ये स्थिति है साहित्य की गोष्ठियों की। और उसके बाद कवियों को पाठ करने के लिए समय नहीं मिलता। ये तो वही हुआ कि भंडारे के लिए लोगों को बुला लिया और कह दिया कि भैया भंडारा नहीं है, आप एक एक दो दो जी स्वाद लेकर, एक एक दो दो पूड़ियां लेकर जाइए, भोजन भोजन अब बाकी नहीं है। सचमुच ये ये बहुत स्थिति चिंतनीय बची है। है जी कि कवियों को समय नहीं मिलता। जी एक जी 1.5 मिनट में कविता पढ़िए क्या, या कविता उगलिए, बिल्कुल। कविता उगल के आप भाग जाइए। भाग्य। कवियों को पढ़ने को समय ही नहीं मिलता। हमारे खुद के साथ ऐसा हो चुका है 1-2 बार जी जी कि जब हमारी पढ़ने की बारी आई, लोग अपनी कविता सुनाते हैं और चले जाते चले हैं। जाते हैं। जी श्रोता तो पहले ही जा चुके होते हैं, कवियों में भी अपनी कविता सुनाकर लोग चले जाते हैं। चले जाते हैं। हमारी जब पढ़ने की बारी आई तो हमने देखा कि मंच पर हम 3 महिलाएं बैठे हैं, पूरा हॉल खाली, 1-2 लोग बैठे हुए हैं। तो हमने उनसे हाथ जोड़कर कहा, भैया आप भी जाइए, हम तीनों एक दूसरे को अपनी कविता सुना के घर चले जाएंगे। ये सच में बहुत चिंतनीय स्थिति है साहित्य ये के स्थिति क्षेत्र में। हुई है। कोई सुनना नहीं चाहता, सुनाना सब चाहते हैं, जी सुनाने के बाद रुकना कोई नहीं चाहता। कोई नहीं तो चाहता। कवि सम्मेलन का अर्थ ही नहीं रह गया। बिल्कुल। जी जी ये तो जो सम्मान के लिए भूखे प्यासे लोग हैं, वो जी जी सम्मान के लिए ही आते हैं, सम्मान करवा के चले जाते हैं। चले जाते हैं। जी बिल्कुल। आपने तो इतना पुराना समय देखा होगा साहित्य का, जब आपने रात रात शुरुआत भर लोग सुनते थे, पूरी 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 रात पूरी लोग रात आनंद सुनते लेते थे। थे।
और तब काव्य का आनंद लेते थे। आपके साथ और भी वरिष्ठ कवि कवित्रियां होंगे जो जिन्हें आप याद करना चाहें, उनके कुछ अनुभव बताना चाहें। आप लोगों ने साथ में कविता पाठ किया अपने जबलपुर में, जबलपुर के हों। देखो प्रतिमा, हम आपको एक बात बताएं जी। कि हम कविता के क्षेत्र में तो 2016 से आए हैं। अच्छा, आप कहानियां और लिखते थे। दुर्भाग्य से हम इस क्षेत्र में आए हैं तो हमने यही देखा, जी और ये अनुभव हमारा अच्छा नहीं रहा। हाँ, सुना जरूर है जी हमने जी कि हाँ होती थी, बहुत अच्छी अच्छी गोष्ठियां होती थी, और हम सोच सकते हैं मथुरा प्रसाद जय वो जी जो है अपने जैन है, जो हाँ हाँ वो लोग उस अपने स्मरण बताते हैं जब निराला वगैरह आया करते थे जी गोष्ठियों जी के लिए, और सुमित्र जी के यहाँ भी जो गोष्ठियां होती थी वो जी लंबी लंबी गोष्ठियां चला करती थी। बाकी हमने तो जो देखा, हमने साहित्य को इसी तरह घायल स्थिति में देखा, जी जी। काव्य गोष्ठियों को ऐसी मरणासन स्थिति में ही देखा है। तो हम तो इस विषय को लेकर बहुत खुश नहीं हैं। देखिए, ये सचमुच बहुत चिंतनीय विषय है और इस सब की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है कि हम इस चीज को यहीं पर रोकें और ऐसा कुछ शुरुआत करें कि साहित्यकारों को, कवि कवित्रियों को सम्मान मिले। मतलब कि उनकी रचना सुनना, उनके साथ बैठना, यही उनके लिए सम्मान होता है। शॉल श्रीफल किसी कवि कवित्री को मेरे ख्याल से सम्मान की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, उनकी जरूरत आप नहीं। मन से रचना सुन लें, ये उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है। लेकिन एक बात और है कि रचनाओं में जो गिरावट आ रही है। प्रतिमा, एक चीज है, जी। कविता बड़ी श्रम साध्य चीज है। श्रम साध्य चीज है। कविता बहुत परिश्रम मांगती है। जी जी। जाने कितने फटे हुए कागज के टुकड़े आपके टेबल के नीचे मिलेंगे जब बिल्कुल, एक रचना लिख एक पाएंगी आप। रचना लिख पाए। आजकल के जो कवि हैं वो फटाफट कवि हैं। आप ऐसे लोगों को जानते हैं, आप उनके बारे में बताइए जो एक दिन में 10 रचनाएं लिखते हैं, या हर पटल पर शब्द दे दिए जाते हैं और धुआंधार रचनाएं आ जाती प्रतिमा, हैं। हमने ऐसे लोग भी तो देखे हैं जो वाक्य लिखते हैं और उनको गाते हैं, गाते हैं, कविता कहकर उनको कविता गाते हैं, जो कहकर। कहीं से कहीं कविता नहीं होती, जी केवल जी। वाक्य होते हैं, जिसको केवल लय के साथ वो वाक्यों को गा देते हैं और खूब तालियां पाते तालियां हैं। पा लेते हैं। तो चलिए हम चलते चलते आदरणीय निर्मला जी से उनकी गजल के चंद शेर सुनते हैं। सारे अलाव सीने में अपने भर चलूं, और सहरा तेरे नसीब का, जी जी। सहरा तेरे नसीब का दरिया कर चलूं। अरे वाह, क्या बात है। सहरा तेरे नसीब का दरिया कर चलूं। खाता मेरी जी। हयात का तो बंद हो चुका, खाता मेरी हयात का तो बंद हो चुका। कर दे हिसाब उम्र, कर दे हिसाब उम्र, तो अपने घर चलूं। वाह, क्या बात है। कर दे हिसाब उम्र तो उम्र, अपने घर तो चलूं। अपने घर वाह चलूं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक शेर सुनिएगा। जी जी। तन्हाइयों को यूं न सदा दीजिए हुजूर, जी। तन्हाइयों को यूं न सदा दीजिए दीजिए हुजूर। हुजूर, वाजिब से दूरी आप बना लीजिए हुजूर, वाजिब सी दूरी। वाजिब से दूरी आप बहुत बना बढ़िया, लीजिए वाजिब हुजूर। सी दूरी। नया प्रयोग। खुशियों को रास आ गया है दर ये आपका, जी। खुशियों को रास आ गया है दर ये दर ये आपका, आई हैं उम्र भर को, जी जी। आए हैं उम्र भर को बसा लीजिए हुजूर, क्या बात है। आए हैं उम्र भर को बसा लीजिए हुजूर। 2 दिन में उतर जाएगा दरिया ये इश्क का, 2 दिन में उतर दो जाएगा दरिया ये इश्क इश्क का, का। जी भर के इसमें डूबिए, जी। जी भर के इसमें डूबिए, जी जी लीजिए लीजिए हुजूर, हुजूर। क्या बात जी है, बहुत लीजिए बढ़िया, हुजूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुश्किल गणित है जिंदगी तो यूं संभालिए, जी। दुख में से दुख सुख में से सारे दुख घटा हटा दीजिए दीजिए हुजूर। हुजूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत वाह, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमें भी ऐसा लगता है, बहुत कुछ लिखना था, लेकिन लगता है कि बहुत सारा समय हमने व्यर्थ खो दिया जो हम साहित्य को दे सकते थे। साहित्य लेखन भी तो एक तरह की तपस्या है, एक तरह से वीणा पानी की आराधना है। ये करनी चाहिए थी और अच्छी तरह करनी चाहिए थी, जो हम कर नहीं पाए। हम चाहेंगे कि जबलपुर के साहित्यकार बहुत उच्च स्थान तक पहुंचे, वो सारे देश में उनका नाम हो। जैसे प्रतिमा अखिलेश जी भी हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं, अगाध प्रतिभा की धनी हैं, इनके आगे बहुत उज्जवल भविष्य है। इनके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमें सुना, तो आदरणीय निर्मला तिवारी जी, आपने अपने अनुभव से, आपने अपनी साहित्यिक दृष्टि से हम सबको बहुत समृद्ध किया, हम सब युवा साहित्यकारों को और सभी को बहुत एक प्रेरणा दी। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के हमारे वार्तालाप से आप सबको बहुत शिक्षा मिलेगी और एक प्रेरणा मिलेगी और एक ऊर्जा आपको महसूस होगी, और नवीन लेखन के लिए, नवीन सृजन के लिए आपको नए विषय मिले होंगे और एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ होगा। तो चलिए, ये बातचीत का सिलसिला समाप्त नहीं होने वाला, ये अभी आरंभ हुआ है। आदरणीय निर्मला तिवारी जी
निर्मल जी के साथ, और ये आगे बढ़ता रहेगा और हम हर एक भाग में आपको एक बहुत अच्छे वरिष्ठ साहित्यकार से परिचित कराते रहेंगे। एक बहुत अच्छा मौका देने के लिए हृदय से आभार प्रतिमा, बहुत जी। बहुत आभार। धन्यवाद।